हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी की, जिसको जॉन ड्राइडन ने 1666 में लिखा था और 1668 में इसको पब्लिश किया गया। इसको डायलॉग की फॉर्म में लिखा गया है और इसको समझाने के लिए जॉन ड्राइडन ने 4 काल्पनिक नेम का यूज़ किया है जो किसी एक रियल नेम को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यूजीनियस लॉर्ड बखर्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्राइट्स सर रॉबर्ट हावर्ड को, लिसिडियस चार्ल्स सिडली को और निएंडर खुद जॉन ड्राइडन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चारों कैरेक्टर एक शिप में सवार होकर एंग्लो डच वार को देखने के लिए जाते हैं जिसमें इंग्लैंड की जीत हुई थी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जो क्राइट्स है वो एंशिएंट ड्रामे को फेवर करते हैं, जबकि यूजीनियस मॉडर्न प्ले को रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर फेवर करते हैं। इन दोनों का आपस में एक कंट्राडिक्शन है, क्योंकि क्राइट्स एंशिएंट को अच्छा बताते हैं जबकि यूजीनियस मॉडर्न प्ले को अच्छा बताते हैं। सबसे पहले हम बात क्राइट्स की करेंगे। वो एंशिएंट को फेवर करता है और बताता है कि जो कुछ भी मॉडर्न राइटर्स लिख रहे हैं वो सब का सब एंशिएंट का दिया हुआ है, चाहे वो रूल हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो थीम हो। आज भी ज़्यादातर मॉडर्न राइटर एंशिएंट राइटर को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए जो मॉडर्न राइटर हैं वो इन्फीरियर हैं जबकि एंशिएंट राइटर सुपीरियर हैं। दूसरी बात क्राइट्स करते हैं यूनिटीज़ की। जो 3 यूनिटीज़ हैं वो बताते हैं कि एंशिएंट राइटर्स ने 3 यूनिटीज़ को बनाया और उनको फॉलो किया, इसीलिए आज भी उनके वर्क अच्छे माने जाते हैं। जबकि मॉडर्न राइटर्स एंशिएंट को फॉलो तो करते हैं लेकिन उनके द्वारा बनाए गए जो रूल हैं और रेगुलेशंस हैं उनको अच्छे से फॉलो नहीं करते, इसीलिए इनके वर्क ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं। क्राइट्स ने थीम की बात की है कि जो एंशिएंट की थीम है वो बहुत बड़ी थीम पर लिखा करते थे, जबकि मॉडर्न्स छोटी छोटी थीम पर लिख लेते हैं। उनकी वजह से उनके वर्क अच्छे नहीं चल पाते हैं और बहुत कम दिन में ही उनके वर्क ख़त्म हो जाते हैं। क्राइट्स कैरेक्टर की भी बात करते हैं। क्राइट्स बोलते हैं कि जो एंशिएंट राइटर्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो हिस्ट्री से लिए गए हैं और वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर होते हैं, इसीलिए आज भी उनके कैरेक्टर को बहुत अच्छा समझा जाता है और उनको लोग जानते हैं। चाहे वो एखिलीस का कैरेक्टर हो, चाहे वो एगामेम्नोन का कैरेक्टर हो, चाहे वो हेलन हो, या इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर हैं कि आज भी लोग उनको एज इट इज़ जानते हैं और उनको समझते हैं। जबकि मॉडर्न राइटर्स के कैरेक्टर को लोग इतना नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो हिस्ट्री से अपने कैरेक्टर को नहीं लेते हैं। ये वो चार्जेस थे जो कि क्राइट्स लगाता है और इसके आंसर में जो हमारे यूजीनियस हैं वो मॉडर्न प्ले को फेवर करते हैं। वो बोलते हैं कि देखिए मॉडर्न प्ले अपने हिसाब से बहुत अच्छे हैं। यूजीनियस बोलता है कि जो एंशिएंट प्ले हैं उनके अंदर बहुत लंबी लंबी स्पीच को दिखाया गया है, बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी स्पीच कई बार हमारे ऑडियंस को बोर कर देती है। इसीलिए अगर स्पीच की बात करें, उनके डायलॉग की बात करें, तो मॉडर्न जो राइटर के डायलॉग हैं वो अच्छे हैं एंशिएंट राइटर्स के डायलॉग से, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न राइटर्स डायलॉग का यूज़ करते हैं वो बहुत छोटे डायलॉग होते हैं और बहुत ज़्यादा समझ में आने वाले डायलॉग होते हैं और इन डायलॉग से ऑडियंस बोर भी नहीं होती। दूसरी बात करते हैं यूजीनियस थीम की। वो बोलते हैं कि जो एंशिएंट राइटर जो थीम यूज़ करते थे वो हिस्ट्री से थीम लिया करते थे, लेकिन उनकी थीम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और फिर उसके बाद चौथा, पांचवा, इसी तरह से एंशिएंट राइटर्स एक ही थीम को बार बार यूज़ करते रहते थे, जिसकी वजह से उस थीम को घिसा पिटा समझा जाता है। लेकिन जो मॉडर्न राइटर्स हैं वो बहुत नई नई थीम पर लिख लेते हैं। वो उनकी जो थीम है उसके अंदर वैरायटी होती है, वो कभी एक थीम पर, कभी दूसरी पर, कभी तीसरी पर, इसीलिए इनकी थीम अच्छी बनी रहती है और इनके ऑडियंस इनकी थीम से बोर नहीं होते। यूजीनियस बोलते हैं कि जब एंशिएंट राइटर को हम पढ़ते हैं या ऑडियंस उनको देखती थी प्ले जो है थिएटर में जाकर उनके ड्रामों को, तो ऑडियंस पहले से ही ये पता लगा लिया करती थी कि इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस थीम को पहले से ही देखा हुआ होता है। जबकि मॉडर्न राइटर्स की थीम चूँकि बहुत ज़्यादा वैरायटी रखती है, इसीलिए आज ऑडियंस के लिए पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि इस प्ले का रिज़ल्ट क्या होगा या इस कहानी का रिज़ल्ट क्या होगा, इसीलिए वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में प्ले को देखते हैं। दूसरा चार्ज
जो क्राइट्स ने लगाया था कि आज भी मॉडर्न एंशेंट को फॉलो करते हैं, उनके बनाए गए रूल को फॉलो करते हैं, उनकी थीम को फॉलो करते हैं। यूजीनियस बताते हैं कि मॉडर्न राइटर्स उनके रूल को एज इट इज़ फॉलो नहीं करते, बल्कि वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपनी तरफ से भी उनमें कुछ ना कुछ नया ऐड करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि मॉडर्न राइटर्स उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और बिल्कुल ब्लाइंडली होकर उनको फॉलो करते हैं। यूजीनियस का आंसर था कि वो उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, बल्कि अपनी तरफ से भी वो उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हैं और इसकी वजह से मॉडर्न राइटर्स एंशेंट से आगे निकल गए हैं। 3 यूनिटीज़ की बात करते हुए यूजीनियस कहते हैं कि एंशेंट राइटर्स ने 3 यूनिटीज़ को बनाया तो ज़रूर था, लेकिन ख़ुद उन्होंने भी उसको सही से फॉलो नहीं किया। तो जो 3 यूनिटीज़ हैं, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ टाइम। तो बात करते हैं कि यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस को अच्छे से फॉलो नहीं किया गया। चाहे वो उसमें होरेस की बात करें, चाहे वो एरिस्टोटल की बात करें, कि लोगों ने बनाई तो ज़रूर थी, लेकिन इंग्लिश में और इंग्लैंड में अगर हम बेन जॉनसन की बात करें तो उसने रूल को फॉलो किया है। चाहे वो यूनिटीज़ की बात हो या चाहे एक्ट और सीन की बात हो, उसने हर चीज़ को फॉलो किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर बात रूल एंड रेगुलेशन की हो तो बेन जॉनसन को हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो भी एंशेंट की तरह ही है। दूसरी बात करते हैं कि जो मॉडर्न प्ले हैं वो एक्ट और सीन में डिवाइड किए जाते हैं, जबकि जो एंशेंट प्ले थे उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। जो एंशेंट प्ले हैं उनके अंदर हमने बात की थी कि उनकी जो थीम है वो लगभग सेम हुआ करती थी। एक राइटर के बाद में दूसरा और दूसरे के बाद में तीसरा राइटर एक ही थीम को जब लगातार यूज़ करता रहा तो उनकी ओरिजिनलिटी लगातार खोती चली गई और एक टाइम ऐसा आया कि प्ले को देखने वाला ऑडियंस शुरू में ये पता लगा सकता था कि इसके बाद में क्या होगा। उनकी ओरिजिनलिटी बिल्कुल नहीं होती है उनके अंदर, और जो लव और जैसा इमोशंस हैं वो भी उनके प्ले के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलता। और उनके जो ड्रामे हैं और उनके जो प्ले हैं वो केवल भरे रहते थे वॉर से, एडवेंचर से और इस तरह की जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनसे भरे रहते थे, लेकिन लव जैसे इमोशंस उनमें देखने को नहीं मिलते हैं। ये तो मॉडर्न प्ले हैं जिनके अंदर लव, वॉर, एडवेंचर के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे इमोशंस भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। एंशिएंट राइटर्स में कोई भी पोइटिक जस्टिस देखने को नहीं मिलता है, जबकि मॉडर्न प्ले में पूरी तरह से पोइटिक जस्टिस हम देख सकते हैं। दूसरी बात आती है एक्शन की। जो एंशिएंट प्ले हैं उनके अंदर एक्शन कम होता है, बल्कि उनके अंदर डायलॉग बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं और बड़े बड़े डायलॉग होते हैं। इसीलिए एक्शन कम और डायलॉग ज़्यादा होने की वजह से उनके प्ले हमें बोरिंग ज़रूर महसूस होते हैं। तो इसीलिए मॉडर्न प्ले के अंदर डायलॉग भी होते हैं लेकिन एक हद तक, जबकि उनके अंदर एक्शन ज़्यादा होते हैं जो कि एक प्ले को इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं शुरू से आखिर तक। तीसरा कैरेक्टर है लिसिडियस। लिसिडियस ये फ्रेंच प्ले को फेवर करते हैं। ये कहते हैं कि जो फ्रेंच प्ले हैं वो हर तरीके से अच्छे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि कॉर्निल जो प्ले राइट हैं वो हर तरीके से इंग्लिश वालों के ऊपर और जो मॉडर्न प्ले राइट हैं उनके ऊपर सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो इसीलिए फ्रेंच प्ले कहीं ना कहीं हद तक हर चीज़ में अच्छे हैं। चाहे वो 3 यूनिटीज़ की बात हो, जो फ्रेंच प्ले राइट्स हैं वो 3 यूनिटीज़ को भी अच्छे से फॉलो करते हैं और उनके जो प्लॉट हैं बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं और बहुत ज़्यादा जो सब प्लॉट्स हैं उनमें डिवाइड नहीं होते हैं जैसे कि इंग्लिश वालों के होते हैं कि वो प्लॉट के अंदर सब प्लॉट, कहानी के अंदर कहानी, स्टोरी के अंदर स्टोरी जो वो करते हैं उससे ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। इसीलिए जो फ्रेंच प्ले राइट हैं वो अपने प्लॉट को सिंपल रखते हैं और उनके प्ले के अंदर हमें एक सिंगल प्लॉट देखने को मिलता है। तो इसीलिए फ्रेंच प्ले प्लॉट को लेकर जो इंग्लिश प्ले हैं उनसे अच्छे हैं। दूसरी बात, लिसिडियस ट्रेजिक कॉमेडी की बात करता है कि जो फ्रेंच प्ले राइट हैं वो अपनी ट्रेजिडी को अलग रखते हैं और अपनी कॉमेडी को अलग लिखते हैं, दोनों को अलग अलग लिखते हैं, इसीलिए उनको समझना आसान होता है।
लेकिन जबकि जो इंग्लिश प्ले राइट हैं वो कई बार ट्रेजेडी कॉमेडी को जो है दोनों को मिक्सचर कर देते हैं, चाहे वो शेक्सपियर हो चाहे और दूसरे राइटर्स हों, प्ले राइट हों, कि वो ट्रेजेडी कॉमेडी को एक साथ मिक्सचर कर देते हैं। इस तरह से ना तो उनके प्ले कॉमेडी बच पाते हैं और ना ही ट्रेजेडी बच पाते हैं, बल्कि दोनों का मिक्सचर होता है। कई बार ऑडियंस को ये समझ में नहीं आता है कि उनको हंसना है या रोना है, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ उनके अंदर चलती रहती हैं। दूसरी बात ये करते हैं कि जो स्टेज पर जो ब्लड शेड होता है या दूसरी जो इस तरह की एक्टिविटी, जैसे किसी की डेथ करनी, किसी का कत्ल करना है, किसी का खून खराबा जो दिखाया जाता है इंग्लिश स्टेज के ऊपर, वो अच्छा नहीं होता है। जबकि फ्रेंच प्ले में इस चीज़ से बचा जाता है कि जो ब्लड शेड और खून खराबे वाले जो सीन होते हैं उनको हटा दिया जाता है, केवल उनको बताया जाता है, जबकि उनको कर कर नहीं दिखाया जाता। तो इस जगह भी फ्रेंच प्ले अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इस तरह के जो अननेसेसरी थिंग हैं, कत्ल करना या खून खराबा दिखाना, ये सब चीज़ों से परहेज़ किया जाता है। तो इसको जो लिसिडियस हैं वो अच्छा मानते हैं फ्रेंच के लिए। दूसरी बात करते हैं वो राइमिंग की। वो कहते हैं कि जो फ्रेंच राइटर्स हैं वो अपने वर्क को राइमिंग में लिखते हैं और राइमिंग में लिखना अच्छा माना जाता है और ये राइटिंग की अच्छी फॉर्म मानी जाती है। जो भी बात राइमिंग में कही जाएगी उसका असर ज़्यादा होगा। और जो इंग्लिश प्ले राइट हैं वो केवल ब्लैंक वर्स में लिखते हैं, जबकि ब्लैंक वर्स को इतना अच्छा नहीं माना जा सकता जितना कि एक प्योर राइमिंग को माना जा सकता है। तो लिसिडियस अपनी राइमिंग को अच्छा बताता है फ्रेंच वालों के लिए। अब जो फोर्थ कैरेक्टर है निएंडर, जो कि खुद जॉन ड्राइडन हैं, ये इंग्लिश प्लेस को जो है फेवर करते हैं। ये बात करते हैं कि जो इंग्लिश प्ले हैं वो रियल हैं, जबकि जो फ्रेंच प्ले हैं वो आर्टिफिशियल हैं। वो ऐसा इसलिए बताते हैं क्योंकि जो लिसिडियस हैं उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पर प्ले में राइमिंग का यूज़ होता है। इसका जो इसको बोलते हैं निएंडर, वो बोलते हैं कि कोई भी इंसान राइमिंग में बात नहीं कर सकता और आम तौर से इंसान जो है डायलॉग में बात करता है जो कि राइमिंग नहीं होती। इसीलिए अगर कोई इंसान राइमिंग में बात करेगा तो वो सोच कर बोलेगा, जबकि प्ले और ड्रामे की जो डेफिनेशन है वो एक सोसाइटी का मिरर होता है, यानी जो भी सोसाइटी में चल रहा होता है उसको एज अ इज़ दिखाना। तो अगर एज अ इज़ कोई इंसान दिखाता है तो वो है हमारे इंग्लिश प्ले राइट। जैसा सोसाइटी में चल रहा है बिल्कुल सेम एज अ ही दिखाते हैं। इसीलिए जो इंग्लिश प्ले हैं वो रियल हैं, जबकि फ्रेंच प्ले पूरी तरह से आर्टिफिशियल हैं। दूसरी बात वो करते हैं कि जो पिलोट और सब पिलोट की बात की थी हमारे लिसिडियस ने, इसका जो है उदाहरण देते हैं निएंडर। वो बोलते हैं कि देखो सोसाइटी में कभी खुशी कभी गम वाला हिसाब है कि इंसान कभी खुश होता है और अगले ही पल वो दुखी भी हो सकता है। तो जब एक ड्रामे की डेफिनेशन ही सोसाइटी का मिरर है, सोसाइटी का आईना है, समाज का आईना है, तो फिर हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान 4 घंटे तक खुश रहेगा और कोई इंसान 4 घंटे तक दुखी रहेगा। कभी खुशी होती है किसी इंसान को, उसी के अगले पल वो दुख भी उसको होता है। तो कभी जब हम ट्रेजेडी लिखते हैं और जब हम कॉमेडी उसमें मिक्सचर कर देते हैं, तो अगर हम टोटली ट्रेजेडी लिखेंगे तो कोई इंसान उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है, किसी इंसान की आंखों में आंसू आ सकते हैं, किसी को अटैक पड़ सकता है और कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। और अगर हम कॉमेडी की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा हंस सकता है या बहुत ज़्यादा उसको आसान ले सकता है। लेकिन जब हम दोनों का मिक्सचर रखेंगे तो एक ऑडियंस पूरी तरीके से बंधा हुआ होगा एक प्ले से, क्योंकि उसको दोनों चीज़ वहाँ पर मिलेंगी। उसको हंसने की जगह हंसना है, और अगर कोई सोचने की और कोई गंभीर बात उसमें दिखाई जा रही है, सीन दिखाया जा रहा है, तो उसको गंभीरता से लेना है। तो दोनों चीज़ जब एक साथ चलेंगी तो उस समय हमारा प्ले पूरी तरह से इंटरेस्टिंग हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि यही सही सोसाइटी का एक आईना माना जा सकता है कि जिसमें दोनों चीज़ों का मिक्सचर हो। दूसरी बात पिलोट सब पिलोट पर बात करते हैं। जो लिसिडियस है उन्होंने बोला था कि जो फ्रेंच प्ले हैं उनका केवल एक सिंगल पिलोट होता है जिसको समझना आसान होता है, जबकि इंग्लिश प्ले में ऐसा नहीं होता, वो पिलोट के अंदर सब पिलोट करते हैं। फिर निएंडर इसका जो है जवाब देते हैं कि देखो प्ले के पिलोट के अंदर सब पिलोट रखना मजबूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार अगर हम एक सिंगल पिलोट को लेकर चलेंगे तो उसके अंदर वैरायटी नहीं दिखाई देगी। इसीलिए प्ले के अंदर वैरायटी लाने के लिए पिलोट के अंदर सब पिलोट भी रखना पड़ता है। और इसका एग्जाम्पल फिर वही आ जाता है, क्योंकि प्ले जो है वो सोसाइटी को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है।
एक इंसान कभी भी एक चीज़ से नहीं जूझता, वो एक साथ कई चीज़ों से जूझ रहा होता है, कई चीज़ों को एक इंसान एक ही समय पर फेस कर रहा होता है। तो इसीलिए अगर हम सिंगल पिलोट लेकर चलेंगे तो हमारा प्ले पूरी तरह से आर्टिफिशियल नज़र आएगा, जबकि पिलोट के अंदर सब पिलोट लाना यही एक मजबूरी होती है, क्योंकि यही रियलिटी है और ये दिखाना ज़रूरी है। निएंडर ने तो यहाँ तक भी कहा है कि एरिस्टोटल ने, अगर एरिस्टोटल हमारे इस पिलोट और सब पिलोट को देख लेते तो शायद वो भी इसी तरह की लिखने की कोशिश करते और इसकी तारीफ़ करते। क्यों? क्योंकि इससे हमारे प्ले ओरिजिनल नज़र आते हैं और एरिस्टोटल ने भी रियलिटी की बात की है। दूसरी बात करते हैं कि ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों को मिलाना और पिलोट और सब पिलोट आपस में मिलाना ये कोई मजाक बात नहीं है, बल्कि ये आपस में एक तरह का फ़न है और ये अपने आप में एक तरह की कला है। फ्रेंच वालों को शायद ये कला नहीं आती और इसीलिए वो ट्रेजिडी अलग लिखते हैं और कॉमेडी अलग लिखते हैं। अगर वो लिखना भी चाहें तो शायद वो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये तो आर्ट है, ये तो अपने आप में एक हुनर है जो कि केवल इंग्लैंड वालों को ही आता है। तो बुराई नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक आर्ट है। दूसरी बात जो फ्रेंच राइटर हैं उसके लिए उन्होंने बोली थी कि वो ब्लड शेड को नहीं दिखाते और जो दूसरे खून खराबा है वो स्टेज पर नहीं दिखाते, बल्कि उसको डायलॉग में बात करते हैं। यहाँ पर निएंडर बोलते हैं कि देखिए ये दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वही बात बार बार निकल कर आती है कि इंसान की ज़िंदगी में कई बार इस तरह के भी हादसे होते हैं कि उससे इनको फेस करना पड़ता है। तो एक ऑडियंस अगर इनको नहीं देखेगा तो वो रियलिटी में कैसे इनको फेस कर सकेगा। तो इसीलिए ओरिजिनलिटी लाने के लिए ये सब चीज़ें दिखाना मजबूरी है। यूनिटीज़ की बात की थी, कहा था कि जो फ्रेंच राइटर्स हैं वो यूनिटीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं, लेकिन निएंडर कहता है कि देखिए यूनिटीज़ को फॉलो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम यूनिटीज़ को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ड्रामे की जो एक ओरिजिनलिटी है, उसकी जो एक रियलिटी है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी और इससे ये होगा कि हमारे प्ले आर्टिफिशियल मालूम होने लगेंगे, महसूस होने लगेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम यूनिटीज़ को फॉलो नहीं कर सकते अपने प्ले को ओरिजिनल बनाए रखने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कभी यूनिटीज़ को फॉलो नहीं किया है, बल्कि हमारे राइटर्स यूनिटीज़ को फॉलो करते हैं और जैसे फ्रेंच वाले फॉलो कर रहे हैं 3 यूनिटीज़ को, इसी तरह से हमारे प्ले राइट जैसे कि बेन जॉनसन हैं वो भी बहुत अच्छे से इन यूनिटीज़ को फॉलो करते हैं। हम पे आती है यूनिटीज़ को फॉलो करना, हमें आता है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम उसको ओरिजिनल बनाने के लिए यूनिटीज़ को फॉलो नहीं करते, बल्कि उनको हम छोड़ देते हैं। निएंडर डायलॉग की बात करते हैं कि जो फ्रेंच राइटर्स के जो डायलॉग होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और बहुत ही बोरिंग होते हैं। कई बार ऑडियंस उनको सुनकर बोर हो जाती है और उनको अच्छा नहीं लगता, इंटरेस्टिंग नहीं लगता इनको सुनना, जबकि जो इंग्लिश ऑडियंस है उसको बनाने के लिए और उसको पूरी तरह से इंटरेस्टेड बनाने के लिए प्ले के प्रति हमें अच्छे से इंग्लिश जो राइटर्स हैं वो अपने डायलॉग का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं और उनके डायलॉग इतने इंटरेस्टेड होते हैं कि उनकी ऑडियंस को पूरी तरह से वो इंजॉय कराते हैं। जबकि फ्रेंच राइटर्स कभी भी अपने ऑडियंस के टेस्ट को नहीं समझते, उनके मूड को नहीं समझते कि उनके ऑडियंस का मूड किस तरह का है, उसके कोई उन पर फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो अपने प्ले में रूल फॉलो करते हैं। इसीलिए उनकी ऑडियंस उनके प्ले से बहुत जल्दी बोर हो जाती है। ये बहस लगभग इनकी पूरी हो जाती है, फिर एक नई बहस शुरू होती है ब्लैंक वर्स और राइम को लेकर। क्राइट्स बोलते हैं कि जो राइम्स है वो एक प्ले में यूज़ नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि जो ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी में तो पूरी तरह से राइमिंग का यूज़ नहीं होना चाहिए, जबकि कॉमेडी में इसका यूज़ हम कर सकते हैं। जबकि निएंडर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अगर हम कहीं भी देखें और एक सिविलाइज्ड नेशन की अगर हम बात करें तो उन्होंने हमेशा राइमिंग का यूज़ किया है और आज हम भी राइमिंग का यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो ट्रेजिडी हो चाहे कॉमेडी हो, राइमिंग का यूज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल कॉमेडी राइमिंग में लिखी जाएगी जबकि ट्रेजिडी राइमिंग में नहीं लिखी जाएगी, दोनों में राइमिंग का यूज़ कर सकते हैं। क्राइट्स बोलते हैं कि राइमिंग का बनाना ये पूरी तरह से नेचुरल नहीं है, बल्कि ये अननेचुरल हो जाता है
अगर हम राइमिंग में लिखेंगे तो उसको पढ़कर लगेगा कि वो आर्टिफिशियल है, जबकि निएंडर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमें राइमिंग को ऐसा लिखना चाहिए कि वो नेचुरल लगे। और अगर हम नेचुरल वर्ड को एक नेचुरल ऑर्डर में रखेंगे, एक सुटेबल ऑर्डर में रखेंगे, तब हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो आर्टिफिशियल लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये हमारी राइमिंग पर डिपेंड करता है। जब हम उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो फिर हमारी राइमिंग आर्टिफिशियल नहीं लगेगी। क्राइट्स बोलते हैं कि जो ब्लैंक वर्स है उसका अगर यूज़ किया जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन निएंडर बोलते हैं कि ब्लैंक वर्स का यूज़ ठीक है, वो भी एक पोएटिक प्रोज है। समझ आ गया होगा, उम्मीद है। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।